नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। हरियाणा के चुनाव नतीजे सबको चौंका गए क्योंकि किसी भी एग्जिट पोल ने या कांग्रेस ने या किसी भी आम आदमी ने उम्मीद नहीं की थी। सब मान रहे थे कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव जीत जाएगी। जम्मू कश्मीर के चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है क्योंकि 370 के नाम पर पूरे देश में एक मैंडेट मांगा गया था जो वहां पे सफल नहीं हुआ। इन सारे घटनाक्रम पे क्या है कांग्रेस का ख्याल? कांग्रेस आगे इसके लिए फायदा उठा पाएगी या भारतीय जनता पार्टी और मोदी के लिए जो परेशानी थी वो खत्म हो गई? मैं इन सारे विषयों पे आज आपको एक बहुत बेहतरीन पत्रकार से मिलवाने जा रहा हूं। आप उनको टीवी चैनलों पे देखते रहते हैं, पूरी दुनिया में उनका डंका बजता है। दुनिया के कई देशों से उन्होंने शो किए हैं जो आपने तमाम टीवी चैनलों पे देखे होंगे। पत्रकारिता की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम, जिन्होंने खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत चर्चित किताबें लिखी हैं। आप समझ गए होंगे मैं अज्ञान प्रकाश जी की बात कर रहा हूँ। सीधे चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अज्ञान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको देख के मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैंने वो आपको टीवी चैनल पे आपके पूरी दुनिया में लंदन से और कहाँ कहाँ से शो देखे हैं। मैं बड़ा इंस्पायर रहता हूँ कि पत्रकारिता में इतनी बुलंदियों तक कैसे पहुंच सकता है कोई व्यक्ति, इतनी बढ़िया किताबें लिख सकता है, इतनी बढ़िया पत्रकारिता कर सकता है। तो आपका हृदय से स्वागत है 4 PM न्यूज नेटवर्क में। मैं ये आज शुरुआत ये करना चाहूँगा कि जो हरियाणा के नतीजे आए, उसने सबको चौंका दिया। क्या आप भी चौंके? आपको उम्मीद थी कि बीजेपी इतना अच्छा कर लेगी? जो माहौल चल रहा था उसको संदर्भ में आपका क्या मानना है? नहीं, सही बात है क्योंकि मुझे सुबह-सुबह बहुत सारे चैनल्स के कॉल थे, तो एक चैनल पे मैंने मॉर्निंग में बैठने का फैसला किया। तो शुरुआती रुझान कांग्रेस के हक में थे, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि 20 के आंकड़ों के आसपास की बीजेपी ने कुछ ही घंटों में ऐसा टर्न अराउंड किया कि 40 के ऊपर वो जाने लगी और कांग्रेस नीचे आने लगी। और तजुर्बे के आधार पर तभी मैंने बोला कि देखिए, बीजेपी की ये टेंडेंसी रही है, ये पुरानी बात है, कोई नई बात नहीं है, कि वो अपनी पोजीशन को होल्ड करती है, उस पर फाइट करती है अपनी पोजीशन पे। बहुत आसानी से बीजेपी हारती नहीं है। मतलब मुश्किल होता है देखना उस तरह का सिनेरियो कि एकदम धराशायी हो गई। वो भी हुआ है बीजेपी के साथ, कम होता है वो। तो ये मैं नहीं उम्मीद कर रहा था कि वो राइज करके कांग्रेस को नॉक ऑफ कर देगी, मतलब कांग्रेस से आगे निकल जाएगी। लेकिन अंततः इसने ये बात को साबित कर दिया, और वही मैं बात मैंने वहां चैनल पे भी कही थी, कि बगैर हल्ला हंगामे के जब ये सारा माहौल बनाया जा रहा था कि सब कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, कांग्रेस आ गई, पोलस्टर्स को मैंने बहुत उनकी आलोचना की, वो भी उस पॉइंट पे भी मैं आऊंगा डिटेल में। तो इसका मतलब बीजेपी अंदर से बहुत मजबूती से काम कर रही थी अपने एजेंडे पर। लोकप्रिय नेता उसके पास नहीं था, एक फेल्ड चीफ मिनिस्टर था मनोहर लाल खट्टर। मैंने टेलीविजन पे वो बात बोली, अभी भी बोल रहा हूं कि मनोहर लाल खट्टर पुराने संगी हैं, लेकिन वो मुख्यमंत्री बन गए। वो इस बात का श्रेय इसलिए है क्योंकि चंडीगढ़ में एक समय में वो नरेंद्र मोदी के मित्र थे, और कोई रीजन नहीं था उनके मुख्यमंत्री बनने का। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंस की वजह से उनको हटाया गया, फिर भी मोदी ने एडजस्ट करके उनको कैबिनेट में दिल्ली में लाके रखा। तो कुल मिलाकर लीडरशिप नहीं थी कोई कांग्रेस बीजेपी की, नया नाम था। और उसके अगेंस्ट में भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे, बहुत बड़ा चेहरा, पुराना नाम, पुरानी लीडरशिप। तो इसलिए बीजेपी को ये सडन टर्न अराउंड जो है, वो उसके आंतरिक तौर पर, जमीनी तौर पर, संगठन के तौर पर काम करने का फल मिला, जो शुरुआत के समय में नहीं नजर आ रहा था। ये फल आखिर में मिला, ये तो सब मान रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हरियाणा का चुनाव जाट और गैर जाट इन मुद्दों में बट गया? शैलजा की नाराजगी जो थी, और नाराजगी की जो खबरें थी, कांग्रेस उसको मेंटेन नहीं कर पाई। क्या कांग्रेस का ओवर कॉन्फिडेंस मानेंगे? क्या कारण आपको नजर आता है हरियाणा के पीछे? नहीं, मुझे तो अभी ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ये देखिए, शैलजा के बारे में मैं आपको बता दूं, पृष्ठभूमि और बहुत लंबी कहानी है हरियाणा की। तो आया राम गया राम, क्या क्या देखा है मैंने। 98 से हरियाणा, चौटाला का पूरा परिवार, मैंने देवीलाल का इंटरव्यू किया है उनके गांव में जाके। तो आप समझ रहे अच्छा। हैं, तो मैं सबसे जानता हूँ वहां की सियासत को। तो सब एक से एक महान दल बदलू, इधर पलटू उधर पलटू। शैलजा कोई बहुत बड़ी प्लेयर कभी नहीं थी। इस बार शैलजा ने वो कार्ड खेला, पिछली बार भी खेला, दलित और महिला वाला।
वो इतना कोई इंडिविजुअल फेस नहीं, इंडिविजुअल फेस हरियाणा की सियासत में कांग्रेस का वो भूपेंद्र हुडा ही रहे हैं। 10 साल हारने के बावजूद भी फेस वही थे। प्रॉब्लम ये है कि हुडा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और मुझे जो लगता है, जो खबरें आ रही हैं अब तमाम तरह की पोस्टमार्टम में, आप तो जानते हैं, हम लोग जानते हैं कि कितनी आकलन किए जाते हैं, कितनी थ्योरीज आती हैं, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि हुडा ने नहीं सुना केजरीवाल से अलायंस करने का राहुल गांधी का सजेशन। ये भी एक सच्चाई हो सकती है। डायरेक्ट प्रोजेक्शन कभी होना नहीं था शैलजा का, बीजेपी कांग्रेस ये जानती थी, क्योंकि जो एमएलए लड़ रहे थे मेजोरिटी उसमें से हुडा की थी। तो अगर ये जीत होती तो 100% हुडा की थी, और अगर ये हार है तो 100% हुडा की है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और टीवी चैनलों के पास तो हमेशा दो चेहरे रहते हैं। जब हाँ। जीतते हैं तो मोदी का लगा देते हैं, और जब हारते हैं तो नड्डा का लगा देते हैं। तो आज नड्डा जी नजर नहीं आ रहे, तो जीते हुए कैंडिडेट हैं। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मेरे संपर्क में भी थे, तो उन्हें भी यकीन नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है कि आपको याद होगा, जैसे एक बार मैं पैनलिस्ट से बात कर रहा था, उन्होंने याद दिलाया कि अटल बिहारी वाजपेयी ने इंडिया शाइनिंग के बाद जब हारे तो उन्होंने कहा, हम क्यों हारे हमें नहीं पता, ये क्यों जीते इन्हें नहीं पता। बस यही हाल हरियाणा का भी नजर आ रहा है कि नहीं, शायद। मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि इतना मैं करीब रहा अटल जी के, और इतना करीब तो वो सरकार, वो चुनाव देखा और वो सरकार हाँ, तो हाँ। देखी। हाँ, लेकिन अटल जी बहुत बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। और तीसरे फेज आने तक, 5 फेज का लोकसभा था, मुझे बहुत अच्छे से याद है। मुंबई में टेक्निकली मैं पोस्टेड था, लेकिन चुनाव के लिए स्वाभाविक था कि दिल्ली में था। थर्ड फेज के बाद उन्होंने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर होने वाली सारी औपचारिक मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, और सब बहुत बिलबिलाए थे, नाराज हुए थे। प्रमोद तो खैर बहुत ही परेशान, तड़पे जा रहे थे, डांट भी खा रहे थे। तो अटल जी वॉज क्लियर, तो बहुत बड़े नेता थे, उनको दिख गया था, क्लियर था कि ये इलेक्शन हार गए, क्योंकि जो आदमी 3 बार गिर के प्रधानमंत्री बना हो तो उनको क्लियर था। तो नेताओं को, जो अच्छे नेता होते हैं, उनको पता होता है भले हुए वो बाहर क्या बयान दें। तो अटल जी ने अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर दी थी, ये मुझे पक्के तौर पर पता है। बिल्कुल ठीक बात है। और ये और आज सब का लोग दौर है। सोनिया गांधी का मजाक बनाते थे, मैं सोनिया गांधी की तारीफ इसलिए करता हूँ और पब्लिकली करता हूँ, सोनिया जानती हैं, उनके इंटरव्यूज मैंने किए, क्योंकि उस चुनाव में इस तरह बीजेपी ने ट्रीट किया था सोनिया गांधी को, बीजेपी के प्रवक्ताओं ने, नेताओं ने, भाषण देने वालों ने, प्रमोद महाजन, वेंकैया नायडू से लेकर नरेंद्र मोदी तक, यार ये कौन है, ये कौन है, क्या चुनाव लड़ने आई है, कौन है सोनिया गांधी, कहां से चुनाव लड़ेगी, अटल जी के तो असली दोस्त नरसिम्हा राव थे, तो उसको ऐसा राइट ऑफ करके ये लोगों ने चुनाव लड़ा था, ये तो कुछ है ही नहीं। एंड शी टर्न्ड इट अराउंड। तो आई हैव इनॉर्मस पॉलिटिकल रिस्पेक्ट, मतलब मैं राजनीति की बात कर रहा हूँ, फॉर सोनिया गांधी। मतलब आप सोचिए, अटल जी का कल और सोनिया गांधी, कोई मैच नहीं था, और उसने अटल जी को गिरा दिया। सही बात है। बिल्कुल, आजकल की तो राजनीति के खैर दौर ही अलग हैं। जी। बात करता हूँ मैं कि कश्मीर की। 370 का मुद्दा पूरे देश में ले लेके बीजेपी गई है। प्रधानमंत्री हर जगह कहते थे 370 हटने से हमने आतंकवाद खत्म कर दिया, वहाँ पे नौजवानों को नौकरी मिली। मैं रहा कई दिन अभी कश्मीर में, श्रीनगर में, बड़ा नौजवानों के अंदर गुस्सा था। ड्रग्स बहुत बुरी तरह से कश्मीर में आ रहे थे। हाँ, ये बहुत बड़ी नई समस्या है कश्मीर की। समस्या आई है, मेरे को उम्मीद नहीं थी। मेरे को हर दूसरा आदमी कह रहा था कि पूरी पूरी नौजवान पीढ़ी ड्रग्स की चपेट में आ गई है। आतंकवाद हमेशा घाटी में होता था, वो जम्मू में उतर गया था। जम्मू में भी वो हिंदू बहुल इलाके में आतंकवादी घटनाएं हो रही थी। और अभी प्रधानमंत्री को बने हुए कुछ ही महीने हुए, 24-25 हमारे बहादुर जवान शहीद हो गए वहां पर, आतंकियों से मोर्चा लेते हुए। तो कश्मीर में 370 का था, वहां के हर दूसरा आदमी कह रहा था कि ये चुनाव जो है, ये 370 का फैसला है कि 370 के पक्ष में है या हम खिलाफ हैं। तो बहुत बढ़िया मैंडेट इंडिया गठबंधन को मिला वहां पे। उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला की जोड़ी ने कमाल कर दिया। इंजीनियर रशीद के जरिए जो भावनाएं भड़काने की कोशिश की गई थी, नहीं भड़की। तो क्या मानेंगे, ये सिर्फ कश्मीर का चुनाव है या 18 370 से लेकर एक बड़ा मैसेज कश्मीर ने दिया है कि हम इसके खिलाफ हैं? नहीं नहीं, ये तो मैसेज तो कश्मीर ने दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि कश्मीर को आपको सबने इतनी यात्राएं की हैं, मैंने इतनी यात्राएं की हैं, तो आपको हमेशा दो हिस्सों में बांट के देखना पड़ेगा। कहना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। एक है वैली, यानी कि घाटी, और एक है जम्मू रीजन। जम्मू रीजन में पारंपरिक तौर पर बीजेपी रही है, तो कोई नई बात नहीं है बीजेपी के लिए। इंपॉर्टेंट था कि वैली में क्या रिएक्शन होता है, 370 के हटने के बाद वैली में क्या रिएक्शन होता है, पॉलिटिकल प्रोसेस क्या होता है। मेरे लिए, जो किसी पत्रकार ने आपसे अभी तक नहीं कहा होगा, मेरे लिए कश्मीर के चुनाव के नतीजों का एक बहुत बड़ा पॉइंट है।
और ये बात नरेंद्र मोदी ने कही थी, मैं उससे लिंक करके इसको जोड़ रहा हूं। सबसे बड़ी बात अगर होती कश्मीर में, और मुझे बहुत अच्छा लगता एक भारतीय नागरिक के तौर पर, हम लोग सब इस देश के नागरिक है, कश्मीर हमारा हिस्सा है, मुझे उम्मीद थी कि नए नौजवानों की लीडरशिप इमर्ज करेगी, वो स्पेस क्रिएट करेगा 370 का हटना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जिन परिवारों पर कश्मीर के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, कश्मीर को मिसमैनेज करने के आरोप लगे हैं, जिन परिवारों पर तमाम तरह के आरोप लगे हैं, उनके कब्जे से नहीं बाहर आ पाई घाटी। वापस वही है। एंडोर्समेंट हुआ है उनका, पॉलिटिकल जीत हुई है, तो वो आप उनसे नहीं छीन सकते। लेकिन मेरे लिए कश्मीर का चुनाव हरियाणा से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट था, मैं क्लियर कर दूं उसको, क्योंकि कश्मीर की अपनी एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत बड़ी अहमियत है और वहां चुनाव हो रहे थे 370 हटने के बाद। तो उम्मीद यह की जा रही थी कि एक नई पौध आएगी और जो कश्मीर की पारंपरिक राजनीति है, वैली की, घाटी की, वो बदलेगी। लेकिन इन चुनावों में ऐसा नहीं हो पाया। अब आगे कब तक वो चुनाव में हो पाएगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं नए रिप्रेजेंटेशन की उम्मीद जरूर कर रहा था कश्मीर में 370 का एडवांटेज लेते हुए, जो मुझे नहीं नजर आया। एनसी का अच्छा करना, या हालांकि पीडीपी ने बहुत खराब परफॉर्म किया है, तो ये सब तो स्वाभाविक है, ये तो पहले से है। लेकिन नया रिप्रेजेंटेशन क्यों नहीं आया कश्मीर में, इससे मैं डिसअपॉइंटेड हूं, निराश हूं। बिल्कुल ठीक बात है। एक बड़ा मुद्दा ये भी था कि कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने, खुद प्रधानमंत्री ने कहा था जब 370 हटाई थी कि हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलेगा, चुनाव होंगे यहाँ पे। अब बड़ा सवाल ये है कि जब बीजेपी वहां पे परास्त हो गई है, शिकस्त खा ली है, तो ये जो नई सरकार बन रही है नेशनल कॉन्फ्रेंस की और कांग्रेस की मिली-जुली इंडिया गठबंधन की सरकार, क्या बीजेपी आराम से यहाँ पे पूर्ण राज्य का दर्जा दे देगी इस सरकार को? आपको लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उसमें पॉलिटिकल पॉइंट्स बहुत है और उसमें बहुत सारी बहस को देखना पड़ेगा, और डिटेल में भी हम लोग नहीं जा सकते। तो आपके चैनल पे बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड ये इशू है। इतना सरल नहीं है कि कल सुबह आप उठे और आपने तय किया कि हाँ, हम इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देंगे। बहस का विषय है और बहस का विषय होना भी चाहिए। देखिए, स्पेशल स्टेटस के भी अपने बेनिफिट्स हैं। अब इन परिवारों पर जब करप्शन के आरोप लगे, संगीन आरोप लगे, तो इस बात को लेकर लगे कि आपको पता है हिल स्टेट्स को कितनी ग्रांट्स जाती हैं, कितना स्पेशल स्टेटस मिलता है, तो ये सब एक बड़े डिबेट का हिस्सा है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी सरकार नरेंद्र मोदी की हो या आगे वो स्पेशल वो ये जो दर्जा जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एकदम से दे देगी, नहीं, ऐसा मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा होता है तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूंगा। बिल्कुल ठीक बात है अज्ञान जी। और दूसरा समस्या ये भी हो रही है कि जब सरकार चुनी जाएगी, उमर अब्दुल्ला ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वहां पे गवर्नर, जो दिल्ली में हाल चल रहा है एलजी का, अरविंद केजरीवाल सरकार का, क्या वही हाल हम कश्मीर में भी देखेंगे कि रोज होगा कि गवर्नर साहब ने इस फाइल पे साइन नहीं किए, इस फाइल पे साइन नहीं किए? कश्मीर में एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा क्या बन सकती है गवर्नर और सरकार के बीच टकराव अगर आता है तो? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है संजय आपका, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन की बहुत जरूरत होगी, लेकिन लगता नहीं कि हो पाएगा। राजनीतिक कारणों से ये नहीं हो पाएगा। कश्मीर के विकास के लिए, वहां के नौजवान को रोजगार देने के लिए, वहां के नौजवान को मौका देने के लिए, वहां के नौजवान को, जैसे मैंने कहा, इस चुनाव में मैं उम्मीद कर रहा था पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन नया निकल कर आएगा। ये सब के लिए दिल्ली और श्रीनगर का कोऑर्डिनेटेड होना बहुत जरूरी है। अगर ये टकराव की स्थिति में रहेंगे तो कोई लाभ नहीं होगा, कोई लाभ नहीं होगा, बिल्कुल स्पष्ट मैं कह रहा हूं, क्योंकि दोनों तरफ से बगैर राजनीतिक एजेंडों को सर पर रखे हुए एक कश्मीर के नौजवान के लिए, घाटी के विकास के लिए आपको कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो नतीजा नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, इतना आसान होगा नहीं। अगर मैं इसके बीजेपी की अब अंदरूनी राजनीति की बात करूं अभियान जी, बहुत दिनों से खबर चल रही थी कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं हो पा रहा। चर्चा चल रही थी कि संघ ने संजय जोशी का नाम आगे बढ़ाया,
शिवराज सिंह चौहान का नाम आगे बढ़ाया। ये प्रेशर था मोदी जी के ऊपर कि या तो संजय जोशी या फिर शिवराज, दोनों उनके विरोधी माने जाते हैं। संजय जोशी तो एक हद से ज़्यादा विरोधी माने जाते हैं। मोदी जी अपनी उलझनों में घिरे हुए नज़र आ रहे थे, कभी नीतीश टांग खींच रहे हैं, कभी नायडू टांग खींच रहे हैं। ऐसे में कश्मीर में उनकी पराजय और हरियाणा में उनकी जीत, ये दोनों का तुलनात्मक अगर आप अध्ययन करेंगे, तो क्या मोदी जी को बेहतर कुछ दिन आपको नज़र आते हैं, या 370 वाले मुद्दे पे एक जनादेश मोदी जी को और परेशान करेगा? देखिए, दोनों एक तरह से डिवाइन की बैलेंसिंग एक्ट है। भाई, एक आप राज हार गए जहां आपको कांग्रेस को उम्मीद थी जीतने की, और एक जगह आप जीत गए। मोदी की पोजीशन जो है वो प्राइम मिनिस्टर के तौर पर, क्योंकि वो सरकार के मुखिया हैं, देश के मुखिया हैं, दोनों को एड्रेस करने की है। उनको दोनों को एड्रेस करना पड़ेगा। और मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, उनकी पार्टी का आंतरिक राजनीति जो है वो संगठन पर निर्भर करेगी, आरएसएस पर निर्भर करेगी कि वो किसको पुश करना चाहते हैं। आपने चुनाव तक का इंतजार करिए, चलिए आप थोड़ा और इंतजार करेंगे कि महाराष्ट्र चुनाव हो जाएगा, तब हम अपना अध्यक्ष तय कर लेंगे। लेकिन आप एंडलेसली तो नहीं बैठे रहेंगे ना कि आप अपना अध्यक्ष ही नहीं तय करेंगे। और अध्यक्ष जो भी इस परिस्थिति में बनेगा, वो पावर डायनामिक्स को चेंज करेगा बीजेपी की। मैं बहुत साफ साफ कह रहा हूं, उसको रिकॉर्ड करके रख लीजिएगा। इसलिए चेंज करेगा क्योंकि ये बहुमत वाली सरकार की बीजेपी नहीं है। एकदम से भाषा में परिवर्तन हुआ है और बीजेपी बीजेपी कहने के बजाय एनडीए एनडीए कहने लगे। तो जमीन आसमान का फर्क हो गया। सुनाई पड़ा था आपको 4 जून से पहले कभी एनडीए? सुनाई नहीं पड़ा था ना, आवाज ही नहीं निकलती थी। कौन है एनडीए, कैसे है एनडीए? हमारे पीछे खड़े हैं बस। बस कभी, उसके बाद बल्कि तो 4 जून के बाद एकदम सब से बदल एनडीए की सरकार बन गई, क्योंकि बल्कि आपके मुझे प्राइम तो मिनिस्टर ने कहा 370 सीट हम लाएंगे। हुँ, प्राइम मिनिस्टर के शब्द है संसद में, ठीक है। आई 240। अब 130 सीटों पर, मैं बहुत बार कह चुका हूं उस बात को, सिफोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कटाक्ष के साथ कहता हूं ताकि किसी को निजी तौर पर बुरा नहीं लगे। तो जो बीजेपी के समर्थक थे वो क्या भूटान हॉलीडे पे चले गए थे? सही बात है। बिल्कुल सही बात है। 130 सीटें कम होना बहुत बड़ी बात है ना। यहाँ पे 100 सीट की कोएलिशन सरकारें बनी है जो 5-5 साल जिन्होंने पूरा किया है। कांग्रेस की, ठीक, बीजेपी के नंबर्स क्या रहे हैं अटल जी के समय में मुझे याद है। तो ये बहुत क्रूशल और अच्छा सवाल है आपका। तो यहीं से उनको ये दिखाना पड़ेगा कि बैलेंसिंग एक्ट कौन है, किसको आप राष्ट्रीय अध्यक्ष लेके आते हैं। क्या वो पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट कर देगी आरएसएस? अगर कुछ ऐसे नाम जो आप जिक्र कर रहे हैं और कुछ ऐसे नाम हैं जो अगर आपके स्टैंप नहीं हुए, रबर स्टैंप नहीं हुए, तो वो एक पैरेलल पावर सेंटर क्रिएट कर देंगे। तब आप क्या करेंगे? क्योंकि आज वो वाला चुनाव आप नहीं जीते हैं जो आपने 14 और 19 में जीता था। तो ठीक बात। दोनों में बहुत बड़ा फर्क है आज की स्थिति में। और इसको संतुलित तो फिलहाल जब तक प्रधानमंत्री है वो, तो संतुलित तो करेंगे नरेंद्र मोदी को ही करना पड़ेगा, और कौन करेगा? बिल्कुल सही। और आप जो सरकार की बात कर रहे हैं, भाजपा सरकार भी नहीं कहते थे, वो तो मोदी सरकार। भाजपा का नाम भी नहीं आता था तो। फिर मोदी सही है। सरकार जो एनडी की और अब सरकार हो। और अब और अब आप लगातार कह रहे हैं, आपके बड़े से बड़े नेता इंटरव्यू में कह रहे हैं, हर बयान में एनडी कहा जा रहा है, भाषण में कहा जा रहा है एनडीए सरकार। पहले नहीं एनडी याद आ रहा था एनडीए सरकार? तो बिल्कुल आप ठीक कह फर्क रहे हैं। देखिए ना। तो वर्बल स्टेटमेंट जो है, मुंह से निकला हुआ शब्द जो है, जो जनता को दिखाया और बताया जा रहा है, वो एक कोएलिशन सरकार का बताया जा रहा है ना। पहले 4 जून से पहले नहीं बताया जा रहा था। 4 जून से पहले तो 400 पार थे। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं अज्ञान जी। और दूसरी बड़ी बात ये भी है कि संघ अब क्या करेगा? संघ हाँ, जो रणनीति थी उसमें आपको क्या लगता है संघ क्या करेगा अब? संघ को सीधा सीधा उसके सामने सवाल है, वो तय करे, मंथन करे, जो करे। उसको अपना फ्यूचर देखना है और उसको फ्यूचर बियॉन्ड मोदी देखना है। साफ शब्दों में कह रहा हूं, ठीक है। तो ये तो संघ को तय करना है, उसको देखना है, उसको समझना है कि वो कहा। क्योंकि बीजेपी की एक और बड़ी समस्या है, बीजेपी जब सत्ता से बाहर जाती है तो लंबे समय के लिए जाती है, हाँ, और संघ अच्छे से समझता है कि उसके बाद उसको कितनी मशक्कत करनी पड़ती है वापस। तो अभी तो जो सारा पीरियड ओवर हो गया, मोहब्बत का समय जा चुका है, हनीमून पीरियड जा चुका है, उस सबका लाभ बीजेपी को मिल चुका है। तो अब अगर आप किसी कारणों से सत्ता से हटेंगे तो लंबा समय लगेगा आपको रिटर्न करने में। तो संघ ये सारे कैलकुलेशन भविष्य के देख के करेगी। तो संघ को देखना होगा कि यहां से उसकी लीडरशिप क्या इवॉल्व करती है।
सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है, क्या कोई पार्टी अध्यक्ष को ऐसा बनाएगी जिसको अंततः अपने अपने बड़े नेता के स्वरूप में देखे, या वो पार्टी अध्यक्ष ऐसा बनाना चाहेगी कि जो नरेंद्र मोदी अमित शाह का वर्चस्व बना रहे और वो एक रबर स्टैंप रहे, जेपी नड्डा जैसे, कि कोई बड़ा चेहरा नहीं हो देश की राजनीति को बदलने वाला, या वो एक ऐसा चेहरा लिया है शिवराज सिंह चौहान जैसा जो राजनीतिक इंपैक्ट डाल सकता है। अब सुने, तो ये बहुत सारे इक्वेशंस जो हैं, नितिन गडकरी अध्यक्ष रह चुके हैं, सबको याद है, लेकिन तब बीजेपी का समय नहीं था, तब तो गडकरी का वो इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन आज की स्थिति बदली हुई है, तो ये बड़ी पेचीदगी भरे सवाल है। अगर आप संजय जोशी का नाम लें, सबको पता है संजय जोशी की सारी कहानी, सबको पता है संजय जोशी का टकराव मोदी के साथ, तो क्या मान लीजिए एकदम से संजय जोशी को ले आती है संग, एक हाइपोथेटिकल बात हम लोग कर रहे हैं, दो जर्नलिस्ट, तो मोदी कैसे हैंडल करेंगे? डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा ना। एकदम सही बात है। जो यूपीए का अरेंजमेंट था, वो अरेंजमेंट, हालांकि आरोप लगाया कि सोनिया गांधी पीछे से सरकार चलाती थी और मनमोहन सिंह, लेकिन इंडिविजुअल अरेंजमेंट मैं आपको बता दूं बहुत स्मूथ था। मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे और सोनिया गांधी के अंडर में पूरी पार्टी और कोएलिशन थी, तो आपको आइडियली वो अरेंजमेंट चाहिए। फिर बाद में मोदी ने भी वही अरेंजमेंट को फॉलो किया, अमित शाह अध्यक्ष रहे और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, जब तक कि अमित शाह गवर्नमेंट में नहीं खुद गए। इसलिए वो संतुलन इन लोगों को ढूंढ के बैठाना पड़ेगा। एक आखिरी सवाल, क्या हरियाणा का रिजल्ट दिल्ली विधानसभा और महाराष्ट्र की विधानसभा पर असर डालेगा, या ये अलग अलग होंगे, इससे कोई मतलब नहीं होगा? नहीं, इसका ये भी अच्छा सवाल है। इसका मेरा सीधा जवाब है, दिल्ली पर न डाल सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स और रीजन की क्लोजनेस ऐसी है कि उसका प्रभाव हो सकता है, और बातें जो हैं हरियाणा और दिल्ली के बीच में बहुत होती हैं और घटनाएं बहुत होती हैं, वो ताल्लुक और वो रिश्ता आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, वो होगा। महाराष्ट्र बिल्कुल अलग टेस्ट केस सिनेरियो है, और महाराष्ट्र को लेकर संघ बहुत वरिड है, और इसलिए भी क्योंकि तो सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश के पास सीटों के मामले में, दूसरा बीजेपी के पास चेहरा नहीं है, तीसरा वो संघ का भी गढ़ है। तो महाराष्ट्र जो है वो बिल्कुल अलग तरह से ट्रीट किया जाएगा बाकी राज्यों से, मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है, और बहुत अक्लमंद लोग हैं बीजेपी में, कि वो ये नहीं होगा कि हरियाणा की जीत के फीवर को लेके वो चल दे महाराष्ट्र में उसको अप्लाई करने। वो सब लोग, महाराष्ट्र है, आरएसएस वहां से आती है, उनको पता है कि आपको महाराष्ट्र को अलग रखकर सोचना और ट्रीट करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करते तो बड़ी बुनियादी गलती कर बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया ज्ञान जी, आपने मुझसे इतनी विस्तार से बातचीत की और राजनीति को समझाया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू। ये थे अज्ञान प्रकाशी, और आप सुन रहे थे कि देश की राजनीति पर हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। मुझको यकीन है ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।